नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी जो है बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का लगभग लास्ट टाइम चल रहा है और आपको इसकी जो है तैयारी करनी भी चाहिए। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो है केमिस्ट्री सेकंड पेपर, यानी कि जो सेकंड टेस्ट पेपर है उसी को ही हमें सोल्व करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते एग्ज़ाम, हर हाल में हमें जो है सैम्पल पेपर यहाँ पर सोल्व करने हैं। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इन टेस्टों के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपके कोई जानकार हो तो उनके पास भी इस तरह की वीडियो जो है शेयर करते रहा करो, क्योंकि इससे भी उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, आपका तो होगा ही होगा, साथ के साथ उनका भी भला हो जाएगा, वे भी आपको दुआएं देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करते हैं। और देखो जरा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें यहाँ 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और एग्जाम में आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चन। चूंकि हमारा जो सैंपल पेपर है वो केवल 35 नंबर का है, तो इसलिए हम हर टाइप के क्वेश्चन में केवल उसके 50% क्वेश्चनों को ही रखेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर क्या है, मैं कह रहा स्टार्च के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन आपने बायो में भी पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये जीवाणु वाले चैप्टर से लिया गया है। क्योंकि केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है ना, आपके पास सेकंड केमिस्ट्री है, उसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कभी आप ये सोचो कि पता नहीं क्या फजीता कर दिया आज। तो देखो, तो इसमें जो स्टार्च होता है ना, जब आप स्टार्च का अपघटन करते हो ना तो आपको ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, स्टार्च की पूरी जो है इसके विरचन की पूरी विधि पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारा जो मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है वो ग्लूकोज के साथ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से रिएक्शन होती है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, इसमें घटता हुआ क्रम कह रहा है। देखो घटता क्रम, हर बात पे जरा गौर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस तरह का क्वेश्चन है ना, जिनमें आपको इस तरह के देखने में खूंखार जो बनाए गए हैं ये आपको देखने को मिलते हैं ना, तो क्वेश्चन को देख देख के बच्चे घबराते रहेंगे, वह पता नहीं क्या मुसीबत दे दी। तो आपको इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको क्या जरूरत है यहाँ कि आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका क्रम है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हैलोजन की बात कर रहा है, हैलाइड की बात कर रहा, और हैलाइड का जो क्रम है ना वो क्या होता है, FCl, Br और I, ये तो क्रम होता है। बताओ, सबसे ऊपर क्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, अब इसने यहाँ क्या कर दिया, RI कर दिया, RCl कर दिया और RBr कर दिया। तो ये जो Cl बीच में रखा है तो कोई बात नहीं हुई, क्रम तो इसका यूं होना चाहिए। देखो, या तो ऊपर से नीचे को या फिर ऊपर से नीचे को, इस तरीके से होना चाहिए। नहीं, या तो नीचे से ऊपर को चले जाओ या फिर ऊपर से नीचे को आ जाओ। तो देखो जिनमें लाइन कटी हुई ना, देखो RI और फिर Cl, आई के बाद तो Cl बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल खत्म ही है। अच्छा, एक बात और देखो, चलो दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, RBr, यानी कि पहले Br है, चलो यहाँ आ गई, फिर Cl है, फिर I, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो लाइन ही अलग है। चलो ये हो सकता है क्या, देखो RI फिर Br फिर ये क्या है Cl, तो पहले I फिर Br फिर Cl, इसके चांस लग रहे हैं। लेकिन पहले डी को भी देख लो एक बार, Cl फिर Br फिर I। अब आप इस और इस ऑप्शन में मार खा जाओगे। ठीक है, यानी कि जो आपको सी और डी ऑप्शन है ना यहाँ पर, इसमें आपको समस्या पैदा कर सकता है। कैसे समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ ये घटता क्रम जो है रहा ना, ये घटता क्रम, इसमें बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। अगर ये आता बढ़ता क्रम तो फिर क्या हो सकता था इसका, फिर इसका ऑप्शन हो जाता डी। लेकिन ये दे दिया घटता क्रम, यानी कि उल्टा। आपको पहले क्या लेना है, यहाँ आई लेना, फिर आपको Br लेना है, ऊपर चलोगे, फिर आपको Cl लेना है। और अगर एक और भी हो जाए ना इसमें, F भी होगा, फ्लोरीन भी होगा,
तो फिर भी आप इसको कहाँ रखोगे, लास्ट में रखोगे। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा इसका ऑप्शन। बताओ ये बात आपकी समझ में आ रही है क्या? ठीक है, क्लियर हो गया ना भाई। आपको कुछ नहीं करना, केवल हैलोजनों का जो क्रम है ना, जो परमाणु क्रमांक का क्रम है, केवल उसके क्रम में लिख लो और अपना हिसाब लगा लो, एकदम आपके हाथ में आ जाएगा आंसर। और जहां तक मैं समझता हूं ना, हैलोजन के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद 11 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है? अब देखो ऑप्शन इसमें रखे, पृष्ठ तनाव, सक्रियता, सान्यता और प्रसरण दाब। ठीक है, और आपको देखते ही पता चल गया होगा कि जो आपके सिलेबस में विलियन वाला चैप्टर है ना, विलियन वाले चैप्टर में ना तो पृष्ठ तनाव का जिक्र होता, न सक्रियता का जिक्र होता, न विस्कोसिटी का जिक्र होता, जिसको हिंदी में सान्यता कहें, और ऑस्मोस प्रेशर का होता है क्या? बताओ, यानी कि कहीं ना कहीं प्रसरण दाब का यूज होता है। तो फिलहाल अगर आप ऐसे समझना चाह रहे तो ये तो आप एक क्या है, एक ट्रिक होगी, लेकिन फिर भी हमें ये समझना है कि अनुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, हमें ये समझना है। यहाँ आंसर भले हमारा प्रसरण दाब हो रहा है यहाँ, लेकिन समस्या ये है कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अगर मान लो आपके पास कोई विलियन है ना, मान लो आपके पास कोई विलियन है, और विलियन में क्या है, विलायक है, और विलायक के साथ जो विलय की मात्रा है ना, विलायक के साथ जो विलय की मात्रा है, यानी कि विलय के अणु या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं, हम अनुसंख्यक गुण कहते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं गुण जो होते हैं ना, ये रासायनिक गुण से भिन्न होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात? क्या होना चाहिए, रासायनिक गुण से भिन्न होना चाहिए, यानी कि ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये रासायनिक प्रकृति पर निर्भर ना कर रही हो। ठीक है, अनुसंख्यक जो गुणधर्म होता है ना, वो रासायनिक कणों पर, रासायनिक पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पे तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, किसकी, रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, नहीं, उसको कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। और जो प्रसरण दाब है वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, ये जो विस्कोसिटी है, ये सारे के सारे नहीं हो सकते। तो हमारा जो दाब है ना, प्रसरण दाब, वो इसका राइट आंसर इसलिए होता है। ठीक है, तो आप इसका देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जब मैं चलता हूं तो दुनिया चलती है मेरे साथ, जब मैं चलता हूं तो दुनिया चलती है मेरे साथ, बस का साथ हो या ट्रेन का साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको भी लाइनें सुनाई है ना, बचपन में खूब कहानियां लिखने का शौक था, तो आज याद आ गई तो आपको बता दी। ठीक है, आगे भी चर्चा करता रहूंगा। फिलहाल आप देखो अगला क्वेश्चन हमारा जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है भाई कि NH3 द्रव जबकि PH3 गैस है, कारण स्पष्ट तो करे इसका। आपको कारण स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बात का, बस एक बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, और जहां तक मैं समझता हूं आप इसको भूलने वाले भी नहीं हैं। जो डिवाइड आप हाथ में लिए बैठे हो, बस इसी में ही छुपा हुआ है इसका आंसर। अब परेशान हो चुके होंगे कि क्यों, कैसे, है ना? तो देखो जरा मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, एक एकदम शॉर्ट तरीका, आप इसको ध्यान रखो। FON, वैसे तो इसको हम फोन नहीं कह सकते, है ना, इसको हम फोन नहीं कह सकते, लेकिन ट्रिक के हिसाब से समझने में क्या जा रहा है, ट्रिक के हिसाब से तो समझ सकते हो, है ना, क्या कह सकते हो, फोन, ट्रिक के हिसाब से समझ लिया। अब इसका रीजन क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, समझ में आया कि नहीं है? तो ये फोन आपको ध्यान रखना है, और जहां तक मैं समझता हूँ आप इसको भूलने वाले भी नहीं है। फोन वाली बात तो कोई भूल ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो देखो NH3 द्रव जबकि PH3 गैस, भाई बिकॉज बताओ क्या बताओगे, NH3, NH3, भाई N आ गया, N ये रहा N, PH3 में इनमें से कौन सा मैच करता है, नहीं करता। मतलब अगर हाइड्रोजन के साथ, अगर हाइड्रोजन के साथ आपको क्या मिल रहा हो, आपको फ्लोरीन मिल रहा हो, ऑक्सीजन मिल रहा हो या नाइट्रोजन मिल रहा हो, मतलब आप सिंपल समझिए तरीका, अगर आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के साथ आपको इनमें से कोई सा भी चेहरा दिख रहा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, इनमें से कोई सा भी चारा मैच कर रहा हो तो आंख बंद करके झटाक से मार दीजिए एकदम से, इसमें क्या हो जाएगा, ये द्रव अवस्था में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा द्रव अवस्था में? क्योंकि मेरे भाई जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है ना, वहां पर इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, लिक्विड अवस्था में आ जाता है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस तरीके से आप माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिए, तो यकीन मानिए भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, क्या कि अगर आपके पास कहीं भी आपको फोन दिखाई दे और फोन के साथ यानी कि इनमें से किसी एक के साथ हाइड्रोजन भी आया हो तो क्या हो जाएगा, ये द्रव अवस्था ग्रहण कर लेगा। कितना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो देखो यहां क्या होगा, NH3 द्रव अवस्था में क्यों होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, मतलब फोन वाली बात आ रही, और ये इसके साथ अपने अणुओं को संगुणित करके क्या बना लेगा, ये द्रव बना लेगा। तो इसलिए ये द्रव होता है। जबकि हमारा जो फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस होता है ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं बनाता, ये द्रव नहीं बनाएगा, द्रव नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा द्रव? क्योंकि ये दुर्बल बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब फास्फोरस और हाइड्रोजन के अणुओं का संगुणन नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से बताता हूं। मान लीजिए आप किसी आदमी के साथ बहुत जल्दी हेल मेल मतलब गुणों में मैच कर जाते हो, और जब आप गुणों में मैच कर जाते हो ना तो आपसे बात करने लगता है, आप उससे बात करने लगते हो, तो हो गया हेल मेल। तो यही तो है द्रव अवस्था में, है ना। लेकिन अगर आप मजबूरी में किसी के साथ बैठे हो, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, आपकी सीट के बराबर जो आपकी सीट है, एक खाली सीट एक कैंडिडेट की और सीट होती है, तो वहां कोई भी आदमी आके बैठ सकता है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, बैठाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो ये क्या है, मजबूरी है। लेकिन जो आपके गुण हैं यानी कि आपके जो करेक्टर्स हैं वो उससे बिल्कुल अलग है, आप उसको जानते ही नहीं और जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यही है, ये इतना समझ में आ गया होगा आपके। देखो यानी कि फास्फोरस को यहाँ हाइड्रोजन के साथ रहना क्या है, एक तरीके से मजबूरी है, जबरदस्ती में लाया गया है। यानी कि जिस प्रकार आपकी सीट पे बगल में आपके जो है कोई बैठा हो तो क्या हो जाएगी, जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि जबरदस्ती वाली बात है, इसलिए गुण मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको आंसर? केवल मैंने यहाँ पे आपको केवल क्या ट्रिक समझाई है, फालतू बात बताना नहीं। ठीक है, और आपको ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, सुनो ध्यान से, देखो क्या लिखोगे, मैं बता रहा हूं, केवल आप यहां से सुनकर लिख सकते हो। NH3 में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के अणुओं का, NH3 में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के अणुओं का संगुणन हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के अणुओं का क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है, और हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिससे वे द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें फास्फोरस और हाइड्रोजन के अणुओं का संगुणन नहीं होगा, इसलिए गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, Na+Mb और उत्पाद बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वेग इसका ये है। ठीक है, K और A का सक्रिय द्रव्यमान इसकी पावर n है, इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान इसकी पावर m है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि का मतलब क्या होता है, कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब कोट। ठीक है, आप एक तरीके से कोटि मतलब कोट समझ लीजिए, कोट, और कोट का मतलब जो चीज पर लिखी हुई होती है। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर एक के पर क्या है, एक एक पर है मेरे भाई n है क्या, और बी के पर क्या है, m है क्या, और ये कोटि है, इसकी कोटि n है और उसकी कोटि m है। तो मतलब जब इन दोनों संख्या के बीच में गुणा हो तो घात क्या करते हो, आप जोड़ते हो ना। तो बस आपको घात जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको केवल जो भी यहाँ घात हो उसको जो है जोड़ देना है। मान लीजिए यहाँ कुछ ना होता, यहाँ एक होता, तो फिर क्या हो सकता था इसका आंसर 1+m। बताओ, या आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो दोनों को एक और एक जोड़िएगा ना तो दो द्वितीय कोटि हो जाएगा। बताओ, आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन? ठीक है,
तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डेनियल सेल के लिए E0 सेल, ठीक है, यानी कि मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव का मान है 1.1 वोल्ट है, ठीक है, Zn और प्लस Cu2 आयन और इक्वल टू, ठीक है, Zn+2 और Cu के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। देखो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि केवल एक दिन पढ़ो बहुत अच्छे से और फिर अगले दिन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। दुनिया में सबसे मजेदार काम पढ़ाई है, सबसे अच्छा काम पढ़ाई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रास्ता इससे मतलब हट के जाता है, सभी रास्ते इसी से ही होकर गुजरने हैं, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में ये बात रखिए हमेशा कि हमें केवल पढ़ना है और धीरे धीरे जो अपना लेवल है वो बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि एग्जाम से एक दिन पढ़ेंगे, यानी कि एक दिन पहले जो है दबा के पढ़ोगे सारी रात, है सोना ही नहीं है, ठीक है, अगले दिन पेपर को खाट देना है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए समझा रहा हूँ, आप लोग जो है धीरे धीरे इन टेस्टों के माध्यम से अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा और जो अदर सब्जेक्ट है उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती समय है, दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार ये निकल गया ना तो फिर आपको जीवन भर केवल पछताना ही पड़ेगा, लेकिन आप इस टाइम को जो है वापस नहीं ला पाओगे। इसलिए ठीक है, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है। और किसी ने ये भी कहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मनोरंजन करोगे या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे या फिर बहुत ज़्यादा आराम करोगे या फिर मतलब किसी काम को बहुत ज़्यादा मात्रा में करोगे तो वो नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहना है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। अपनी पढ़ाई जो है एक मेंटेन तरीके से करते रहिए, तभी कुछ हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन तरीके से करते रहोगे ना, धीरे 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 2 घंटा 3 घंटा इस तरीके से आप अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे, उसमें बहुत अच्छा आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद हमें क्या करना है, मानक गिब्स ऊर्जा आपसे सोल्व करवा रहा है, तो आपको इसको उखाड़ देना है कैसे, गिब्स ऊर्जा बराबर, ठीक है, एकदम नन्ना मुन्ना छोटा सा इसका क्या है फॉर्मूला है, एकदम छोटा सा नन्ना सा फॉर्मूला है। और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -n, ठीक है, और NF और E सेल, ठीक है क्या है फैराडे नियतांक है, ठीक है, और N क्या है, N इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण हो रहा है वो है, और E0 सेल ये क्या है मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव, इसका मान क्या है, क्या ये रहा इसका मान, उठाइएगा और यहाँ रख दीजिएगा और उड़ा दीजिएगा इसको यहाँ रख के, ठीक है। तो देखो अच्छा, तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि फॉर्मूले में माइनस का ही लगा दिया, तो माइनस हमने इसलिए लगा दिया मेरे लाल क्योंकि इस माइनस का मतलब है कि अभिक्रिया क्या हो रही है, अपने आप हो रही है क्या, ठीक है। बताओ मुझे कमेंट करके बताइए कि इस माइनस का क्या मतलब है, ठीक है, इस माइनस का मतलब क्या है। अगर माइनस ना होता यहाँ पर प्लस हो जाता तो फिर इसका मतलब क्या होता, ठीक है। तो इसके और एक तरीका और बता रहा हूं मैं, अगर गिब्स ऊर्जा का मान 0 कर दीजिएगा ना फिर इसका क्या मतलब होगा। तीनों बातें आप मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ क्या बताइए, साथ ही साथ मुझे बताइए कि इसका जो n का मान है वो यहाँ पर 2 रखेंगे क्या, और फैराडे नियतांक का मान 96,500 रखेंगे क्या, और क्या, और इस E का जो मान है वो 1.1 रखेंगे क्या। तो अगर आप इस पॉइंट को हटाइएगा ना तो ये 0 खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 आपको मिलेगा, और 96 ठीक है। इन दोनों का गुणा करिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिब्स ऊर्जा का मान आ जाएगा, और जे का मतलब जूल होता है, ठीक है। जे फॉर जोकर नहीं, जे फॉर जूल, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में जे का मतलब जूल होता है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल में आपको यहाँ पर सोल्व करना है, ठीक है। तो आप इसकी गुणा करिए और मुझे भी बताइए इसका आपका आंसर कितना आया, ठीक है। तो गुणा करने में तो आप एक्सपर्ट होंगे ही और होना भी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइनस में आएगा। चलो देखो 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज के मोल अंश की गणना कीजिए। अब देखो क्या है, अब ग्लूकोज तो है इतना कम और पानी है 90 ग्राम,
और आपसे उम्मीद कर रहा है किसकी, मोलन्स की। मोल फ्रैक्शन उसको आपको लाकर जो है देना है। आप कहाँ से मोल फ्रैक्शन ला के दोगे, अपनी कॉपी पेन से हल करो और दे दो। किसको दोगे, या तो आप मुझे भी दे सकते हो, ठीक है नहीं। देखो भाई आपके पास जो जल है ना, ये क्या है, ये विलायक है क्या, और विलायक को मानते हैं हम बी मानते हैं, है ना। तो जल का अनुभार, फिलहाल आप मुझे जल का अनुभार बताओ। जल का अनुभार, जल का अनुभार कितना होता है, H2O के अंदर से निकाल लोगे क्या, तो H2O के अंदर से निकाल लो, इसका अनुभार बताओ कि कैसे निकाल लोगे, ऐसे निकाल लोगे भाई। H का 1 गुणा 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है क्या, बताओ 18 हो गया। इतना समझ में आया आपके। तो देखो जरा अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को, आगे क्या रहा है। अच्छा ग्लूकोज भी दे दिया, तो चलो ग्लूकोज का भी निकाल लो अनुभार। ग्लूकोज का अनुभार, ग्लूकोज का अनुभार, तो भैया ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और नहीं पता है तो यहाँ आओ C6H12O6 पे आ जाओ। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 12 यहाँ 12 लिखिएगा और गुणा 6। अब अगला तो क्या आ जाएगा, प्लस लग जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, उसके साथ में ना गुणा को जोड़ दीजिए, प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है क्या, और गुणा में लिख दीजिएगा 2, तो 12 6 दूनी 12 और 6 कम 6 7, 12 6 72 और 12 एकम 12 हो जाएगा, और 16 दूनी 32 हो जाएगा। इन सबको ऐड करिएगा, तो 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है भाई, ये मिल रहा है आपको इनका। एक बार देखो जरा ध्यान से करके, अपनी कॉपी पे करके देखो कितना आएगा। तो गलत रख लिए क्या मान यहाँ पर। अच्छा तो कार्बन का 12, इसका 6, और हाइड्रोजन का 1 गुणा 12, तो एक का अच्छा ये तो यहाँ पर आप क्या करिए 6 लिखिएगा, ठीक है। अब दोनों गुणा करिए, तो 6 6 36, कितना बच जाएगा 3, 6 कम 6 3 9, 96 हो जाएगा, ठीक है। 16 6 96। अब इनको जोड़कर देखिए कितना जाएगा, 2 2 4 अच्छे, पर 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 9 10 और 7 17 18, तो यानी कि 180। ग्लूकोज का कितना आ जाएगा अनुभार, 180 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जल का भी अनुभार है, ग्लूकोज का भी अनुभार है। अब देखिए असली खेल यहाँ क्या होगा, असली खेल क्या होगा, यहाँ हो जाएगा। देखो मोल, जल के मोल, जल मतलब विलायक, विलायक के मोल, विलायक के मोल। तो विलायक के मोल आप कैसे निकाल लोगे बताओ, NaNB का मान, तो मात्रा बटे अणुभार, अणुभार, तो मात्रा बटे अणुभार आ जाएगा। तो अणुभार कितना, मात्रा कितना है इसका, मात्रा है 90 ग्राम, तो 90 बटे अणुभार कितना है इसका, अणुभार आया है 18, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हो क्या बताओ, तो आप काट लो इसको, यहां 9 कम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। ये 10 बच जाएगा, तो 2 5 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जल के यानी कि जो जल है उसके मोल कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, ग्लूकोज के मोल निकालने हैं, ग्लूकोज यानी कि विले, विले के मोल, और ये हो जाएगा Na का मान, मात्रा बटे वही अणुभार। तो मात्रा कितनी है भैया, मात्रा है इसकी कितनी 1.8 है क्या बताओ, 1.8, और अणुभार कितना है इसका 180। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस पॉइंट को हटाइएगा तो 1 0 बढ़ाइएगा, तो 1 18 कम 18, तो 18 से कैंसिल हो जाएगा, तो 100। जब आप इसको काटोगे तो कितना मिलेगा आपको 0.01, ठीक है। ये जो 1/100 है ना, 100 क्या मतलब है 1 2 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये आ जाएगा। यानी कि जो जल के मोल है वो कितने हैं 5, और जो ग्लूकोज के मोल है वो है 0.01। अब आपको क्या करना है, असली खेल, अभी आपको निकालना है विले के मोलेंस का मान, विले का मोलेंस, ऐसे भी लिख सकते हो, विले का मोलेंस। तो मोलेंस क्या होता है, Na बटे Na प्लस Nb। आपको कुछ भी नहीं करना, Na और Nb का जो मान आया ना आपके सामने, बस इस सूत्र में जो है ऐड कर देना है। देखो Na का मान कितना है भाई 0.01 है क्या, और Na का मान फिर से 0.01 है, और इसका मान है कितना 5 है, तो 0.01 बटे
अब आप इसको जोड़ो, बताओ इसको जोड़ के कितना आ जाएगा। ठीक है, बताओ ये जरा कमेंट करिए कितना आ जाएगा इसको जोड़कर। देखो जब आप इस तरह की चीजों को जोड़ते हो ना, तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिख लिया पूरा ऐसे देखो, तो आप यहाँ पे जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ोगे 5, तो पॉइंट लगा लो और 0 बढ़ा लो 2, क्योंकि जिसके बाद में मतलब जिस तरह के नंबर हो ना, तो पॉइंट लगा लो उसके बाद, और जितने भी जिस चीज को भी घटाना हो जोड़ना हो वहां पे पॉइंट इस तरीके से लगा लो। तो इसके बाद क्या करेगा, इसको 0.01 जो है आपका जो कतु रहेगा, और पॉइंट यहाँ 5, तो कितना आ जाएगा 5.01। ठीक है, यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी, तो 1/501। अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 से भाग देना है, किसको, 501 से भाग देना है क्या, तो देखो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, शुरू में ही नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार जो है पॉइंट लगाया और क्या कर लिया, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अभी नहीं चलेगा तो एक 0 और लगा लीजिए। ठीक है, अभी नहीं चलेगा तो एक 0 और लगा लीजिए। तो इस तरीके से होगा 1000। अब चल सकता है क्या, एक बार तो कम से कम चल ही सकता है ना, तो एक बार तो चल ही जाएगा, तो 4 से 99 में आ जाएंगे। तो 4 से 99 में आ गई। अब पॉइंट तो लग ही रहा है, तो एक 0 और बढ़ा लीजिए। ठीक है, जब आपने एक 0 और बढ़ाया तो आप चाहो तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे भी जो है छोड़ सकते हो, 1/501 करके आप इसको छोड़ सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो 0.001। बस यही है ग्लूकोज का मोल प्रभार। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो फिलहाल ले सकते हो। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, प्रश्न नंबर 4 का शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोष पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, ये जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष है ना, इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे ना, तो आप ये कभी आप दिमाग से जो है ना मतलब निकाल नहीं सकते। मैं आपको इस तरह से आपके दिमाग में डालने वाला हूँ, तो चलो आप एक बार जरा समझो, इसको अपने परिवार से लेके समझते हैं। हो सकता है कि परिवार से लेके ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस जा, है ना। तो देखो शॉर्टकी का मतलब समझ ले एक बार, शॉर्टकी, और यहाँ करेंगे बात फ्रिंकल की। फ्रिंकल शॉर्टकी वैज्ञानिक के नाम है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिक के नाम है। ठीक है, तो चलो देखो जरा समझो शॉर्टकी दोष में क्या होगा। मान लीजिए आप और आपका भाई, ठीक है, दोनों एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, और पापा ने आप दोनों की जो है ना जम के धुनाई कर दी। धुनाई तो समझते होंगे आप, बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा। धुनाई का मतलब होता है खुराक दे दी, है ना, यानी कि पीट दिए। और जब दोनों को पीट दिए और दोनों घर से भागने का प्लान बना लो, ठीक है, छोटा भी बड़ा भी, यानी कि धनायन भी और ऋणायन भी, दोनों जो है घर से भागने का प्लान बना लो कि अब हम यहाँ रुकने के नहीं बिल्कुल भी, अब तो हम भाग के रहेंगे। मतलब एकदम से उच्च आयनिक है, समझ रहे आप बात। मैंने यहाँ 2 बात बता दी, पर इससे टॉपिक से जुड़ी हुई भी क्या, धनायन ऋणायन, मतलब दोनों दोनों चले जाएंगे। और कब जाएंगे, दोनों उच्च आयनिक होने चाहिए। ठीक है, और एक बात और बताऊं, जब दोनों घर से चले जाएंगे ना, तो घर में सदस्यों की संख्या घट जाएगी। बताओ घटने की नहीं क्या, इसका मतलब हुआ इसका घनत्व भी घट जाएगा। समझ में आई बात। क्या बताया मैंने, बताया कि मान लो अगर आप 2 भाई हो, ठीक है, या 2 बहनें हो, तो अब घर वालों ने दोनों को पीट दिए, तो दोनों को पीट दिए और दोनों के दिमाग में बात बैठ जाए कि अब हम हमेशा घर से जो है चले जाएंगे, मतलब हमें यहाँ रहना नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि घर के सदस्यों की संख्या तो कम हो ही जाएगी। इसका मतलब ये है कि घनत्व तो घट जाएगा। ठीक है, और कब जाएंगे, जब बहुत ज्यादा उच्च, यानी कि बहुत ज्यादा सोचते हो। और बहुत ज्यादा सोचने का मतलब मेरा ये है यहाँ से कि धनायन और ऋणायन दोनों बराबर जाएंगे। ठीक है, और जब दोनों बराबर जाएंगे, यानी कि दोनों की संख्या जितने धनायन जाएंगे उतने ही ऋणायन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि ऐसा तभी हो सकता है जब उनका आयनन, यानी कि आयनन मान उच्च हो। उच्च मतलब बहुत ज्यादा हो, यानी कि वे आयनिक अवस्था में बहुत ज्यादा से मतलब रह सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। तो इस तरह के दोष को कहते हैं शॉर्टकी दोष। बताओ भूल जाएगा कभी, यानी कि अगर दो जा रहे हो, धनायन भी जा रहा हो और ऋणायन भी जा रहा हो, ठीक है, तो शॉर्टकी दोष। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर मान लो आपको पीट दिया गया या दोनों को पीट दिया गया, और इनमें से जो धनायन वाला है वो चला जा, और वो चला तो जा, मतलब घर से बाहर ना निकले। जैसे एक कमरे में पीटा और वहां से उठ के दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाओ, तो क्या होगा, किसी अंतरकाशी स्थान पे चला जाओ। मान लो इसमें क्या होने वाला, अगर कोई धनायन है ना
और ये धनायन जो है धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन इस तरीके से तो बनाओ आप इन्हें। और इस धनायन ने अपना स्थान छोड़ दिया, कहीं चला गया अंतरकाशीय स्थान पे। समझ में आ गई बात? घर छोड़ के नहीं जाना, यही रहना घर में ही, बस अपना स्थान बदलना। तो ये क्या होगा? फ्रेंकल दोष होगा। और आपको एक बात और मजेदार बताता हूं मैं यहाँ, और मजेदार बात वो ये है कि भाई जाएगा जरूर, पर घर में तो सदस्यों की संख्या घटी ही नहीं भाई। अगर उसने कमरा ही तो बदला, कमरा बदलने का मतलब ये थोड़ा है कि सदस्य घट जाएंगे, तो है तो घर में ही। इसका मतलब ये है कि जो उसका घनत्व है ना उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिमाग में बैठा लो, फ्रेंकल दोष में घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलो मैं एक बात और बताता हूँ आपको एग्जाम्पल वाली। ये जो AGBR है ना, AGBR, इसे तो दिमाग में एकदम फीड कर लो। ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, क्योंकि AGBR एक ऐसा यौगिक है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा यौगिक है जिसमें दोनों तरह के दोष प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी कि इसमें ये भी गुण होता है और इसमें ये भी गुण होता है, फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों। तो पेपर में कई बार पूछा जाता है कि इनमें से जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसमें कौन सा दोष होता है, तो फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपकी? तो चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। मतलब आंसर भी आपको क्वेश्चन में ही दे दिया। और ऐसा क्वेश्चन आपको बच्चों 4 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलेगा, और 4 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। 4 नंबर की वजह से क्या हो सकता है, कोई फेल भी हो सकता है, और 4 नंबर की वजह से वो टॉपर भी बन सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि आंसर भी इसी में दे दिया। जिस क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन में दे दिया हो तो उससे मजेदार बात और क्या हो सकती है, बताओ। देखो तो चलो देखो शुरू करते हैं। प्रथम कोटि विक्रिया की बात कर रहा हूं, है ना। तो प्रथम कोटि विक्रिया का जो फॉर्मूला होता है टाइम का, वो क्या होता है, तो टी बराबर तो 2.303 बटे अर्धायु काल का भी रोल लेंगे, चलो बाद में ले लेंगे, फिलहाल देखो तो 2.303 बटे के और log a अपॉन a माइनस एक्स। ये a का मान क्या होता है? a का मान हमें रखना होता है 100, है ना। a का मान रखना होता है कितना, 100। ठीक है, और ये x का मान क्या रखना है, x का मान रखना है आपको 99.9। बस फॉर्मूले में मान रखो और लपेट दो। तो देखो इसको मैं वहां रख रहा, के का मान निकाल लूंगा 2.303 और बटे में है टी। पता क्यों निकाल रहा के का मान, जानना चाह रहे? तो सुनो, जो हम यहां से के का मान निकाल लेंगे ना, उस के मान को हम अर्धायु काल वाले फॉर्मूले में रखेंगे, और जब अर्धायु काल का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां के का मान टेक देंगे, तो काम और आसान हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब अभिक्रिया 1 और 2, समीकरण 1 और 2 मानने की हमें यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने की फिर। तो समझ में आ गया, हमारा रख लो हमारा रख लो, क्या फर्क पड़ रहा। तो log a का मान कितना है 100 बटे 100 माइनस x का मान है 99.9। इतना समझ में आ गया? तो बताओ k बराबर 2.303 बटे टी। ठीक है, log 100 बटे, बताओ 100 में से 99.99 घटा 9 घटा के कितने बचा, बताओ 0.01 बच रहा क्या है, या खाली 0.1 बच रहा? घटा लोगे, घटा के बताओ तो कितना बच रहा। घट गया? नहीं घटा तो यहां देखो भाई, 100 में से आपको माइनस करना 99.9। अब तुम एक काम कर लो, अगर मैंने इसमें 0.1 जोड़ दिया ना, केवल 0.1 जोड़ दिया तो 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ बचेगा कितना, 0.1 बचेगा। कितना बचेगा, 0.1। और एक काम और कर लो, इस पॉइंट को हटा के ना यहाँ 1000 कर लो। और अब आपको क्या करना, अब आपको कुछ नहीं करना, एकदम मौज लो बस बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो लोग ये जो 1000 देख रही है, इसे देख देख के तो डर लग रहा होगा, तो डरने की कोई बात नहीं। ये जो 1000 है ना, एक ही जीरो गिन लो, 1 2 3 और 10 के ऊपर लपेट दो 3। और जब कोई चीज घात में लिख के जाना लोग के साथ, उसे वहां मारे फेंक के, बताओ। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 2.303 और बटे टी, है ना, और गुणा 3।
ठीक है। और बटे में क्या है यहाँ, log 10, log 10 का मान कितना हो, 1 होगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा 2.303 और गुणा 3, और log 10 का मान होता है 1। आप चाहो तो k का मान यहाँ और भी निकाल सको, आप क्या बताओ, 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 6.909 और बटे में आ जाएगा t। ये बताओ k का मान यही आ रहा है क्या, या कुछ और आ रहा है आपका, बताओ, ठीक है। अब आपको क्या करना, अर्धायुकाल का फॉर्मूला देखो। अब चूंकि हाफ टी बराबर क्या होता है, हाफ टी बराबर होता है 6.093 और बटे में क्या लिख देंगे आप, बटे में लिख दोगे आप के, ठीक है। और के का मान आपने निकालना है यहाँ से, तो बताओ इसको आप यूं कर सकते हो क्या, हाफ टी बराबर 0.6 और बटे, चलो 9 भी लिख दो, और यहाँ क्या है, यहाँ है 6.9 और बटे टी, तो टी तो चला जाएगा ऊपर, तो हाफ टी और बटे, ठीक है, 0.6 और बटे में है कितना 9 और ऊपर है हाफ टी। अगर आप यहाँ एक काम करोगे, अगर इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे, इसका पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ाओगे, 1, ठीक है। नहीं भाई, इसका पॉइंट हटाया तो 1 जीरो बढ़ा दी, इसका पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी, क्योंकि ये तो है 2 अंक के बाद और यहाँ है 1 अंक के बाद, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल होगी, नहीं होगी, तो हाफ टी बराबर कितना मिल रहा है आपको, इससे कट गया, ठीक है, 69 से 69 कट गया, और ये बच गया आपका टी बटे 10, और इस 10 की गुणा वहां कर लो, तो टी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 10 गुणा हाफ टी। यही तो आंसर लाना था, या कुछ और लाना था, देखो 10 गुना होता है, ये आ गया 10 गुना, बताओ और क्या चाहिए, आ गया आंसर। चलो मैं एक बार तुम्हें और समझाता हूँ बच्चों। सबसे पहले इसमें क्या करना, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, आपको केवल इसी फॉर्मूले का यूज करना, अदर फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अगर आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखोगे ना, और उसमें फॉर्मूले भी आप अलग अलग तरह के देखोगे, जैसे हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना, उसमें अलग तरह का फॉर्मूला दे रखा है ना, 8 जीरो दे रखा, तो आपको ज़्यादा देख देख के डर लगेगा ना, तो आप केवल इसको देखो, और जो भी परसेंट में रखा हो परसेंटेज उसको यहाँ रखो एक्स की जगह, और ए की जगह आपको 100 रखना, बस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। 2.303 बटे के क्या है, एक स्थिरांक है, और log 10, तो फिलहाल हमने ए का मान 100 रख दिया, और ए का मान फिर 100 रख दिया, और एक्स का मान रख दिया जो आपको यहाँ परसेंटेज में देगा, ठीक है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन में बाई चांस आपको समय का मान भी दे रखा हो ना, तो समय का मान आप कहाँ रखो, यहाँ रखो, तो और भी काम आसान हो जा, ये नहीं होता। तो देखो 100 में से हमने 99.9 घटाया तो हमें मिला 0.1, इसका पॉइंट हटा के 1 जीरो और बढ़ा लिया, और इन जीरो को गिन ली, 1 2 3 जीरो होगी, तो 10 की घात 3, इसके 3 को हमने यहाँ मारा फेंक के, और फिर इन दोनों कर ली गुणा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और log 10 का मान होता है 1, और log 1 का मान कितना हो, 0 है क्या, बताइए जरा कमेंट करके कितना होगा, log 1 का मान बताओ, ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा, log 1 का मान मुझे बताइए कितना हो, log 1 का मान, ठीक है, होमवर्क में है ये आपके। तो log 10 का मान होगा 1, और फिर इसके बाद आप इसकी गुणा कर लोगे, इतना आ गया, और जब आपने यहाँ रखा तो मैंने केवल 2 अंक को यूज करे, 2 अंक। अगर कहीं इस तरह के पॉइंटों में बहुत लंबी संख्या बैठ जाना, तो आप केवल पॉइंट के बाद 1 अंक यूज कर ले करो, बस, ज्यादा टेंशन लोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। गुणा भाग करने में भी समस्या होती है, और मैंने तो इसलिए कराया था क्योंकि मुझे तो किसी का इससे ज्यादा मैच करती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि मेरे पास ये भी तो एक फॉर्मूला है अर्धायु का, है ना। तो देखो इसमें भी मैंने ऐसा देखा, इसमें भी ऐसा देखा, तो मैंने बाकी का उसको छोड़ ही दिया, बाकी पे ध्यान ही दिया, देखो, और आंसर फिर भी बिल्कुल सही आ गया, है नहीं बात। इसके बाद क्या करेंगे, हमने के का मान रखा, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, बटे में देखो ये रख दिया, और जो चीज बटे के बटे में रहना हो जाए सबसे ऊपर, ये भाग का टीप पर, तो ये तो है 0.69। अब ये 2 अंक के बाद पॉइंट आ रहा तो पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लो, अगर 2 अंक के बाद पॉइंट आ रहा तो 2 जीरो बढ़ाओ, 1 क्या आ रहा तो 1 जीरो बढ़ाओ, देखो यहाँ 1 के बाद 3 जीरो वो पॉइंट, तो यहाँ से हमने 1 पॉइंट हटाया और ऊपर बढ़ा दी 0, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल,
और इससे ये घट गया, देखो दोनों भाई भाई सेम हो रहे थे नहीं, तो टी ऊपर बच रहा, और इस 10 की क्या करेंगे, गुना करेंगे हाफ टी में, तो टी बराबर आपके मिल जाएगा 10 गुना अर्धायुकाल। इति सिद्धतम भी लिख दिया करो, इति सिद्धतम, क्योंकि आपको यही तो सिद्ध करना था। हैंस प्रोवाइड भी लिख सकते हो, प्रूफ भी लिख सकते हो, आप जो जिस तरह का प्रूफ देना चाह रहे हो कि हमने क्वेश्चन सोल्व करा, आप ऐसा प्रूफ दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये जो क्वेश्चन दिया ना लोग एक का मान, इसे करना भाई आपको होमवर्क में, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल हम इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप वीडियो को बीच में छोड़ दोगे, है ना, तो लंबा वीडियो ज़्यादा खतरनाक हो जाना आपके लिए, तो इसलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही सोल्व करेंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी और अब फिर बता रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, पता तो आपको है ही कि किस तरीके से करना है सब्सक्राइब। और जब तक आपके एग्जाम हो, जब तक जुड़े रहो एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं डेली इस तरह के जो है क्वेश्चन डेली डाल रहा हूँ, और आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन पेपर में करना है। आपको फिर से एक बार अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका जो प्रदर्शन होगा वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ओके, बाय।